जय हिंद। आप सभी का लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखेंगे भारत पाकिस्तान के मध्य 1971 का युद्ध। इसके अंदर जो युद्ध में हुआ वो संपूर्ण जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कहीं पर भी युद्ध से संबंधित जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर हम आरंभ से लेकर कि कैसे आरंभ होता है, आरंभ होने का कारण क्या है, आखिर आखिर क्या कारण थे जिनके कारण ये युद्ध आरंभ हुआ, और फिर कैसे युद्ध को लड़ा गया, और फिर आखिर में युद्ध की समाप्ति कैसे होती है, किन कारणों के कारण युद्ध की समाप्ति होती है, और युद्ध के अंदर क्या क्या होता है, जैसे हम इनके सभी सवालों के जवाब इसके अंदर देखने वाले हैं। ये देख लेते हैं, यह है पाकिस्तान जिसे हम आज कहते हैं, लेकिन 1971 से पहले ये हुआ करता था पश्चिमी पाकिस्तान, क्योंकि ये पश्चिमी इलाका है इसलिए इसको कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान। जबकि जो ये पूर्वी इलाका पाकिस्तान का जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, उसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। यह है पूर्वी पाकिस्तान और यह है पश्चिमी पाकिस्तान। पहले जो आज का जो बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। यह पाकिस्तान का ही एक भाग था। जो आज का बांग्लादेश है पहले एक पाकिस्तान का भाग था, जिसको कहते हैं पूर्वी पाकिस्तान, इसको कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान। अब क्या हुआ कि यहां से और यहां तक जो कि इन दोनों के मध्य दूरी बहुत थी, एकमात्र यहां पर आने का रास्ता था वो वाला हिंद महासागर में आकर यहां पर आया जाया जा सकता था। यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ के लोग हैं उनकी भाषा अलग है। यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग भाषा बोलते थे, और जो यहाँ के लोग हैं यहाँ पर बंगाली भाषा बोलते थे। इनके रहन सहन, खान पान, बोल चाल सभी में अलग अलग यहाँ पर रहन सहन था। अब यहाँ का एक नेता होता है और यहाँ पर एक अलग नेता था। यहाँ पर जुल्फिकार अली भुट्टो थे और यहाँ पर एक नेता होता है, उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। पूरे पाकिस्तान में एक नेता होते हैं जिसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान। अब शेख मुजीबुर रहमान है ना, जो कि 1970 में यहाँ पर इस क्षेत्र में जो कि पीएम प्रधानमंत्री के पद के लिए खड़े होते हैं और यहां से ये जीत जाते हैं। लेकिन अब जो ये पश्चिमी पाकिस्तान है ना, जो कि इसकी जीत को मानता ही नहीं, और जो आना और शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री जो खड़ा हुआ था, जीता था, उसने 7 मार्च 1971 को ये एक भाषण में कहता है कि अब हम हमारे जो पूर्वी पाकिस्तान है ना, इसको एक अलग देश बनाएंगे और उस देश का नाम होगा बांग्लादेश। इन्होंने कारण बताया, क्योंकि इन्होंने कारण बताया शेख मुजीबुर रहमान ने कि पश्चिमी पाकिस्तान हमको कोई वैल्यू नहीं देती है। जब आपने हमको यहाँ पर वोटों में जिताया है, हम यहाँ पर पीएम के लिए जीते हैं, लेकिन ये मानता ही नहीं है। ये हमसे ये कहते हैं कि ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले हैं ना, जो हमसे भेदभाव करते हैं, ये हमको मानते ही नहीं है। हमारे जो यहाँ के जो लोगों की जो मांग थी उनकी पूर्ति नहीं करते हैं। आखिर में जाकर 7 मार्च 1971 में जो शेख मुजीबुर रहमान है, यहाँ के नेता है, उन्होंने घोषणा की कि हम एक अलग देश बनाएंगे और उस देश का नाम होगा बांग्लादेश। लेकिन जैसे यहां पर घोषणा की तो इस पश्चिमी पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और यहां से पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान में सेना भेज दी और शेख मुजीबुर रहमान को कैद कर लिया गया। सेना ने शेख मुजीबुर रहमान को कैद कर लिया। अब जैसे ही इसको कैद किया गया तो यहाँ की जो पूरी पाकिस्तान है ना, इस पूरी पाकिस्तान की जनता ने विरोध किया। यहाँ पर जनता ने विरोध किया, इस पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध किया। यहाँ पर जो कि अत्याचार हो रहे थे उनके विरोध हुआ, और यहाँ पर अलग देश को बनाने को लेकर यहाँ पर एक एक संगठन खड़ा हुआ। यहाँ पर पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान में एक संगठन खड़ा हुआ। उस संगठन का नाम था मुक्ति वाहिनी। उस संगठन का नाम था मुक्ति वाहिनी। अब जब यहाँ पर दंगे होने लगे पूरी पाकिस्तान में, यहाँ पर दंगे होने लगे, यहाँ पर अहिंसा होने लगी, यहाँ पर सेना द्वारा लोगों को मारा जाने लगा, यहाँ पर लोगों पर अत्याचार किए जाने लगा, तो क्या हुआ कि जो ये पाकिस्तान है ना, इस
पूरी पाकिस्तान में से लाखों की संख्या में लोग चलकर आ गए भारत। लाखों की संख्या में लोग भारत चले गए, म्यांमार चले गए, भारत आ गए। तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को लगा कि यहां पर आना जो कि इस बार अत्याचार किया जा रहा है और यहां से जो लोग भारत में आ रहे हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है। तो इंदिरा गांधी ने सोचा क्यों नहीं हम जो यहाँ पर जो दंगे हो रहे हैं, यहाँ पर जो अत्याचार किया जा रहा है, इसको हम शांत कर दें। तो जो भारत है, इस भारत ने जो पूरे पाकिस्तान में जो अलग देश की मांग करने वाली जो मुक्ति वाहिनी थी उसका समर्थन किया, उसको अनेक प्रकार से सहायता की। अब जब सहायता की तो पूरी जो पश्चिमी पाकिस्तान है इसने भारत का विरोध किया और इसने भारत पर आरोप लगाया कि भारत है ना जो कि पूरी पाकिस्तान है इसको पाकिस्तान से अलग करना चाहता है। तो इसको देखते हुए अब पश्चिमी पाकिस्तान है ना, इस पश्चिमी पाकिस्तान ने जो भारत के जैसे कि श्रीनगर, पठानकोट और आगरा, इन इलाकों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने इन इलाकों पर क्या किए? श्रीनगर, पठानकोट और आगरा पर यहां पर हवाई हमले किए। उससे भारत को ज्यादा हानि नहीं पहुंची। वो दिनांक थे, हवाई हमला किया वो 3 दिसंबर 1971 को जो पाकिस्तान इलाका है यहां से भारत के श्रीनगर, पठानकोट और आगरा पर हवाई हमले किए गए। इसके साथ ही 3 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने जिसका नेतृत्व कर रहे थे पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक पाकिस्तानी, जो कि 2000 के लगभग सेना के साथ, टैंकों के साथ यहां से भारत में घुसपैठ करते हैं, भारत के अंदर आते हैं। और भारत के अंदर जैसलमेर के अंदर एक जगह है जिसको हम जानते हैं लोंगेवाला के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 3 दिसंबर को पाकिस्तानी है ना जो कि 2800 फौजी के साथ में टैंक थे, जो कि ब्रिगेडियर तारिक के नेतृत्व में भारत के लोंगेवाला में आ गई। अब यहां पर है ना जो लोंगेवाला में जो भारत के मेजर थे उसका नाम थे कुलदीप सिन्हा। यहां पर भारत के मेजर थे कुलदीप सिन्हा। और पाकिस्तान को इस बीच एक सूचना लगी कि भाई ये भारत है ना जो कि भारत की अधिकतर सेना जो ये है ना पूरी पाकिस्तान का इलाका, इस क्षेत्र पर भारत की अधिक सेना है, क्योंकि भारत यहां पर हमला करके इस पूरे पाकिस्तान को अलग देश बनाएगा। और इसको पता लगा कि इन इलाकों में जो कि भारतीय सेना की कमी है, तो इसका फायदा उठाकर पाकिस्तान ने जो लोंगेवाला पर यहां पर हमला बोल दिया। यहां पर थे हमारे मेजर कुलदीप सिन्हा चांदपुरी। साथ ही इनके पास है ना जो कि मेजर थे, इनके पास जो भारतीय सेना थी वो मात्र 120 जवान थे। और इनके पास 120 जवान थे, इनके पास हथियारों की कमी थी। साथ ही इनके पास अब क्या हुआ कि रात का समय था, तो जो हमारे मेजर है, इन मेजर ने इनका मुकाबला किया। इनका मेजर का एक उद्देश्य था कि यहां पर है ना जो यहां पर इन पाकिस्तानी सेना को रोका जा सके, क्योंकि उस समय भारत के पास विमान थे, वो विमान थे हंटर जहाज। अब हंटर जहाज की खासियत होती है कि वो दिन में उड़ सकते हैं, रात में नहीं। तो यहां पर मेजर कुलदीप सिन्हा ने यहां पर पाकिस्तानी सेना को, जो कि यहां पर टैंकों के साथ आई थी, यहां पर सारी रात यहां पर रोका रखा। अब जैसे ही 4 दिसंबर आता है, 4 दिसंबर को सुबह भारतीय जो वायु जहाज थी, भारतीय के जो हंटर विमान थे, भारत के हंटर विमानों ने यहां पर हमला किया, हमला करके इनको भारत से बाहर भगा दिया। 4 दिसंबर में यहां पर माहौल शांत हो गया। अब क्या किया गया? अब जो भारतीय नेवी है, इस भारतीय नेवी ने भी
पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान पर यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसको हम कहते हैं कराची बंदरगाह, यहाँ पर है कराची बंदरगाह। और जो भारतीय नेवी है, इस भारतीय नेवी ने इस कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया 5 दिसंबर 1971 को। कराची बंदरगाह को यहाँ पर तबाह कर दिया। अब जैसे यहाँ पर कराची बंदरगाह तबाह किया गया तो यहाँ के लोग, यहाँ के जो थे वो यहाँ पर चले गए, यहाँ से तबाह कर दिया। अब क्या किया गया कि यहाँ पर है ना, ये तो हमारा पूर्वी साइड हो गया, अब भारत पश्चिम साइड हो गया। भारत ने पूर्वी साइड में जो एक्शन किया, तो अब जो पाकिस्तानी सेना थी वो बांग्लादेश में थी, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में थी। अब इनको रसद सामग्री एवं हथियार केवल इनको पाकिस्तान उपलब्ध कराता था, और उसका एक ही रास्ता था, वो रास्ता था हिंद महासागर। हिंद महासागर में आते और यहाँ पर आकर इनको खाद्य सामग्री उपलब्ध करा देते। लेकिन उस समय भारत का जो जहाज था आईएनएस विक्रांत, उस आईएनएस विक्रांत ने जो पूरी पाकिस्तान था, इस पूरी पाकिस्तान का एक बंदरगाह है जिसको हम कहते हैं चटगांव बंदरगाह है, इसको तबाह कर दिया। उसका नाम था, क्या नाम था? आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत उस समय बहुत ही ताकतवर जहाज हुआ करता था। अब ये आईएनएस विक्रांत है ना, जो कि हमारे यहाँ पर है, मौजूद है। अब ये आईएनएस विक्रांत यहाँ पर इनकी निगरानी करता था कि पाकिस्तानी सेना यहाँ पर आकर इनको कोई रसद सामग्री ना दे, हथियार ना दे, ताकि युद्ध लंबा ना चले। अब जो ये आईएनएस विक्रांत है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या हो गई थी। तो इसको समाप्त करने के लिए, आईएनएस विक्रांत को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के पास एक नेवी थी, एक क्या थी? एक जहाज था। इस जहाज का नाम क्या था? इस जहाज का नाम था पीएनएस गाजी, यानी कि पाकिस्तान नेशनल शिप। पीएनएस गाजी यानी कि पाकिस्तान नेशनल शिप। ये उस समय बहुत ही भयानक थी, जबरदस्त थी, और ये पाकिस्तान को इसने दिया था, अमेरिका ने इसको अमेरिका की ये जहाज थी जिसको पाकिस्तान को दिया था। अब पीएनएच गाजी का उद्देश्य था आईएनएस विक्रांत को नष्ट करना। आईएनएस विक्रांत की फुल फॉर्म होती इंडियन नेशनल शिप। अब उस समय भारत का ये बहुत ही खतरनाक आईएनएस विक्रांत था। इसका उद्देश्य यहाँ पर इनको, पाकिस्तानियों को इनका समर्थन नहीं करने या रसद सामग्री नहीं पहुंचाने का था। पीएनएच गाजी इसको नष्ट करने के लिए आता है। तो पीएनएच गाजी के पास वो शक्ति थी कि ये विक्रांत को नष्ट कर सकती थी। लेकिन अब भारतीय चाहते थे कि ये पीएनएच गाजी आईएनएस विक्रांत तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए जो भारतीय थे उन्होंने दिमाग लगाया कि हमारे पास उस समय एक जहाज हो था, उसका नाम था आईएनएस राजपूत। क्या नाम था? क्या नाम था? नहीं, राजपूत। उसका नाम था आईएनएस राजपूत। क्या नाम था? आईएनएस आईएनएस राजपूत के पास वो शक्ति थी कि ये पीएनएच गाजी को मारकर गिरा सके। लेकिन उस समय जो आईएनएस राजपूत है, इसका इंजन खराब था। इसलिए इंजन खराब था, तो ये यहां पर जो विशाखापट्टनम है, यहां पर इसकी रिपेयरिंग चल रही थी। लेकिन पीएनएच गाजी का उद्देश्य तो विक्रांत को मारना था, नष्ट करना था, और इस पीएनएच गाजी को केवल आईएनएस राजपूत मार सकता था। तो अब इसका इंजन खराब था, ये कहीं जा नहीं सकता था, ये यहां पर रहकर ही मार सकता था। तो दिमाग लगाया भारतीयों ने एक अफवाह फैला दी। अफवाह यह थी कि आईएनएस राजपूत जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं है। अफवाह फैलाई गई कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में है। तो ये आईएनएस
पीएनएच गाजी जा रहा था यहाँ पर आईएनएस विक्रांत को मारने, लेकिन इसको गलत सूचना मिली पीएनएच गाजी को, और पीएनएच गाजी लौटकर आ गया विशाखापट्टनम। किसको मारने के लिए? आईएनएस विक्रांत को। लेकिन ये एक अफवाह थी। जैसे यहां पर आता है तो यहां पर जो भारतीय आईएनएस राजपूत है ये इसको मारकर गिरा देता है, मारकर गिरा देता है। अब क्या किया गया? अब जो पाकिस्तान को लगा कि अब हम भारत से नहीं जीत सकते, तो पाकिस्तान ने अमेरिका के पास फोन किया, अमेरिका से मदद मांगी, अमेरिका से मदद मांगी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान अमेरिका का मित्र हुआ करता था। तो पाकिस्तान ने अमेरिका से सहायता मांगी। अमेरिका, जिसको हम कहते हैं यूएसए, अमेरिका ने जो नाटो है, अमेरिका ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ में वीटो कर दिया। क्या कर दिया? वीटो। यानी कि क्या किया? जो ये है ना, यूएसए से मदद मांगी पाकिस्तान ने। अब यूएसए यानी कि अमेरिका जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि विश्व की पंचायत है, उस पंचायत में गया और वहां पर जाकर कहा कि भारत है ना जो पाकिस्तान पर अत्याचार कर रहा है, हमको उनसे उसकी पाकिस्तान की सहायता करनी चाहिए। अब उस समय हमारा मित्र हुआ करता था सोवियत संघ, जिसको आज हम कहते हैं रूस। तो सोवियत संघ को क्या कहते हैं? एसएसआर। सोवियत संघ ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके अंदर वीटो कर दिया। वीटो क्या है? वीटो कुछ देश है, वो देश चाहे तो, यानी कि ये अलग विषय है, इस पर हम अलग बात करेंगे। लेकिन यूएसए ने जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसको कहा कि भारत के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। लेकिन हमारे मित्र संयुक्त राष्ट्र, यानी कि मित्र जो रूस है, उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, उसने जो कि यूएनओ में वीटो कर दिया। अब वीटो अलग बात पॉइंट है, इस पर हम अलग बात करेंगे। वीटो कर दिया तो अब जो अमेरिका है, इन अमेरिका ने अपना पर्सनल जो कि जहाज का बेड़ा था, उसका उद्देश्य था कि आईएनएस विक्रांत को मार गिराए। तो अमेरिका ने अपना जो जहाज था, उस जहाज का नाम क्या था? सातवां बेड़ा। अब सातवां बेड़े की खासियत थी कि ये सातवां बेड़ा है ना, जो कि 7 बड़े बड़े जहाज, यानी कि एक तो बड़ा जहाज था, इसके अलावा 7 जहाजों के बेड़े के साथ चलता था। अमेरिका भारत पर हमला करने के लिए आता है। साथ ही यहां पर यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसने भी भारत के विरुद्ध अपना कदम उठाया, और जो इंग्लैंड है, इसने अपना एक जहाज भेजा भारत के विरुद्ध। तो भारत ने, उस समय इंदिरा गांधी ने जो रूस था, इस रूस से मदद मांगी कि हमने आपसी मित्रता का संधि की है, जब अमेरिका हम पर हमला करने आ रहा है तो आप भी इसके हमारे सहयोग में खड़े हो सकते हैं। तो जो रूस था, उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, सोवियत संघ ने अपना 40वां बेड़ा भेजा। सोवियत संघ ने भारत की मदद करने के लिए अपना 40वां बेड़ा भेजा। 40वां बेड़ा, और ये आकर हिंद महासागर में खड़ा हो जाता है भारत के समर्थन में अमेरिका के विरुद्ध। और इस 7वें बेड़े ने रिप्लाई दिया। 7वें बेड़ा, जो 40वां बेड़ा है, ये 7वें बेड़े से कहता है कि यदि आप भारत पर हमला करते हैं तो हम मानेंगे कि आपने सोवियत संघ पर हमला किया है। तो अब ये अमेरिका का जो जहाज था 7वां बेड़ा, इसने रिप्लाई दिया कि हमारे पास परमाणु हथियार है। तो रूस ने भी कह दिया कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है, यदि आप भारत के ऊपर यदि हमला करते हैं तो हम भारत का साथ देंगे और माना जाएगा कि आपने रूस पर हमला किया है। तो ये बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और यहाँ पर ना जो कि अमेरिका यहाँ पर डट जाता है। साथ ही जो ब्रिटेन है, इसका ईगल बेड़ा
ईगलबेडा भी यहीं रुक जाता है। अब हम बात करें यहाँ पर अमेरिका और ये ब्रिटेन है, ये तो यहाँ पर रूस का 7वां बेड़ा रोककर यहाँ पर रख लेता है। अब इसके अलावा अब भारत ने यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में जो कि लगभग 5-7 हजार पैराशूटों से यहाँ पर सैनिकों को भेज दिया और अफवाह फैला दी कि भारत ने यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में अपने फौजियों को उतार दिया है और यहाँ पर अब जो पाकिस्तानी सेना है इनको हेर हेर कर यहाँ से मार गिराएंगे। साथ ही जो पाकिस्तान पाकिस्तान का एक राज्य तो था, यहाँ पर हुआ करते थे गवर्नर थे उस समय एएच मलिक के जो मकान था इसको मिसाइल मारकर, इसको बम मारकर भारतीय सेना ने इसको गिरा दिया। साथ ही जो जनरल थे पाकिस्तान के जो यहाँ पर लड़ रहे थे, उनके नाम था, क्या नाम था उनका? नाम था जनरल निया। अब जनरल निया को कहा जाता है कि या तो आप सरेंडर कर दो, नहीं आप पर भी वही कार्रवाई की जाएगी जो एएच मलिक के साथ की गई। अंत में जाकर जो भारत के जनरल थे निर्मलजीत और पाकिस्तान के जनरल थे नियाजी, इनके बीच यहाँ पर समझौता होता है और जनरल जो पाकिस्तान के जो जनरल नियाजी है, ये अपनी पाकिस्तानी 93,000 सेना के साथ आत्मसमर्पण करते हैं। जो अपने हथियार थे वो भारतीय सेना को दे देते हैं, अपने जो स्टार है इनको भी भारतीय सेना को दे देते हैं। यानी कि पाकिस्तान भारत के सामने कब? 16 दिसंबर 1971 को भारत के सामने आत्मसमर्पण करते हैं 93,000 सैनिकों के साथ, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इनसे अधिक सेना ने एक साथ कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। तो ये आज हमारा जो चैप्टर है ये तो पूरा होता है। इसके साथ ही जो इनसे संबंधित अलग विषय है उन पर हम अलग से बात करेंगे। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं।